बच्चों, ये 2025 के 346 जेटी सेट का तीसरा भाग है। इससे पहले मैं इसके दो भाग बना चुका हूँ। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जो है उन वीडियोस को देख सकते हैं और इस पूरे सेट को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आगे हल करते हैं। बच्चों, अगला प्रश्न है 5 खा। ये एक न्यूमेरिकल टाइप का है। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि यह फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस एक वस्तु तथा एक पर्दे के बीच कहीं रखा जाता है। पर्दे तथा वस्तु के बीच की दूरी x है। यदि लेंस का आवर्धन m हो तो सिद्ध कीजिए कि f मतलब फोकस दूरी f बराबर mx बटे m प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए इसे कैसे लगाते हैं, आइए हम लगा के दिखाते हैं आपको। ये जो हमारा प्रश्न है वस्तु और पर्दे के बीच में है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये यहाँ कहीं हमारी वस्तु है, ये यहाँ कहीं हमारी एक वस्तु है। ठीक है, ये भी, और यहाँ कहीं हमारा पर्दा है, ये हमारा पर्दा है। ठीक है, इसके बीच में यहाँ कहीं एक लेंस रखा गया है। ठीक है, इसमें इमेज बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस इतने से ही आपका काम चल जाएगा। ठीक है, और बताया है कि वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी, मतलब ये जो दूरी है वस्तु और पर्दे के बीच की, ये दूरी है x। ठीक है बच्चों, ये बताया गया है। बच्चों, आप लोग जानते हैं कि वस्तु और लेंस के बीच की दूरी u होती है, और लेंस और प्रतिबिंब प्रतिबिंब पर्दे पे बन रहा है, तो लेंस और प्रतिबिंब के बीच की दूरी b होती है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से आप कह सकते हो कि जो आपका u और b है, इनका जो योग है, ठीक है, u प्लस b बराबर जो है वो आपका x होगा। ये समीकरण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप चाहें तो लिख दीजिए, माना वस्तु बा पर्दे की लेंस से दूरी क्रमशः u बा v है। ठीक है बच्चों, तो u प्लस v बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x। अब आपको कह रहा है कि लेंस की जो आवर्धन क्षमता है वो m है। तो आपको मालूम है कि लेंस की जो आवर्धन क्षमता होती है, आवर्धन क्षमता m को हम लिखते हैं -b/u। लेकिन ये जो u है ये लेफ्ट साइड में है, तो u का मान क्या होगा, निगेटिव। क्योंकि u जो है u निगेटिव होता है, निगेटिव लेते हैं। तो हमारा ये m बराबर हो जाएगा -b/-u, यानी कि m बराबर माइनस माइनस कट के हो जाएगा b/u। ठीक है, तो हमारा यहाँ से जो है वो b का मान निकल आएगा mu। इस मान को आप लोग याद रखिएगा या इक्वेशन 1 मान के रोक दीजिएगा। अब आप लोगों को मालूम है कि लेंस का एक लेंस मेकर फार्मूला होता है। वो फार्मूला बहुत फेमस है, आप सभी लोग याद किए होंगे, याद होगा सभी को। 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। तो 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा 1/b। आपको मालूम है कि u का मान होता है ऋणात्मक, तो यहाँ पर रखेंगे -u। तो ये हमारा हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लीजिए आपका एलसीएम आ जाएगा bu और ऊपर हो जाएगा b प्लस u। ठीक है, तो ये 1/f इज इक्वल टू हो गया। अब अगर आप इसे सीधा करेंगे तो f इज इक्वल टू हो जाएगा u/b प्लस u। ठीक है, अब आपको मालूम है समीकरण 1 ऊपर देखिए, b का मान है mu, तो हम यहाँ पे b का मान u को u लिखेंगे और b का मान लिख देंगे mu बटे b की जगह पे हम फिर से क्या करेंगे, mu लिख देंगे और प्लस हमारा u की जगह u ही रहेगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आप देखिए तो ये हो जाएगा f इज इक्वल टू mu स्क्वायर डिवाइड बाय, यहाँ से u कॉमन ले लेंगे तो हमारा u का मान जो है ये हो जाएगा m प्लस 1। तो ये q से एक q कट जाएगा,
तो एफ बराबर आ जाएगा हमारा एम यू डिवाइड बाई 1 + m। अब यहाँ पे u और फंस गया, तो हम इसके लिए अभी यूज करेंगे इसे। इस बच्चों हम इसे मान, ये जो है गलत हो गया, ये इक्वेशन 1 पहले मान चुके थे, अब हम इसे 2 मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख भी देते हैं फ्रॉम 2, ठीक है बच्चों। अब हम इस u का मान कहाँ से निकालेंगे, अब हम देखते हैं फ्रॉम 1। तो 1 में क्या था, b + u = x। अब आपको मालूम है कि हमने समीकरण 2 में क्या था, समीकरण 2 में b = mu। समीकरण 2 में क्या था, b = mu। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है b का मान रख देते हैं, ठीक है। तो b का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा mu + u = x। तो यहाँ से u कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 + u कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा m + 1 = x, ठीक है। अब ये प्लस में है तो आप चाहो तो 1 को पहले लिख दो, m को बाद में लिख दो, तब भी कोई बात नहीं। तो u बराबर हो जाता है x/1 + m। ये u का मान हम किस में पुट कर देते हैं, मान लेते हैं कि ये जो हमारी समीकरण है f बराबर, ये f बराबर जो समीकरण है, ये f बराबर समीकरण है 3, ठीक है। तो हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, पुट इन 3। तो 3 में जब पुट करते हैं तो f बराबर हो जाता है u का मान कितना हमने निकाला, x/1 + m और होल डिवाइड बाई 1 + m। तो अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो f बराबर हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 1 + m, ठीक है। तो ये हो जाएगा mx/1 + m का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार देखिए हमने इस प्रश्न को हल कर दिया। यही सिद्ध करना था, ठीक है बच्चों, यही सिद्ध करना था। सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया, ये क्या आ गया, f बराबर mx/1 + m का होल स्क्वायर। बच्चों अगला प्रश्न है 5गा। इस 5गा में कह रहा है कि प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है, परावर्तन के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है। और सभी लोग इसका आंसर जो है, सभी टीचरों ने अपने अपने क्लास में बच्चों को ज़रूर पढ़ाया होगा, फिर भी मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि इस अच्छा और शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं। तो आपको मालूम है कि प्रकाश में जो वैद्युत वेक्टर के कंपन होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा किधर है, इधर, ठीक है। तरंग संचरण की दिशा, ठीक है, इस दिशा के लंबवत होते हैं सभी दिशाओं में। तो ये हमने दिखाए हैं, इसे बोलते हैं आध्रुवित प्रकाश। कुछ क्रिस्टल होते हैं जिनमें इस तरह से अच्छे बनी होती हैं, जैसे ये जो है टूरमेलन क्रिस्टल होता है, ठीक है। टूरमेलन क्रिस्टल में ऐसी अच्छे होती हैं। तो जब इस क्रिस्टल पर प्रकाश पड़ता है तो ये क्रिस्टल केवल उन्हीं कंपनों को बाहर निकलने देता है जो कंपन जो है इन अच्छों के समांतर हो रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जो अलग अलग दिशाओं में कंपन हो रहे हैं वो रुक जाते हैं, केवल एक ही दिशा में जो कंपन होते हैं वही होते हैं, ठीक है। इस घटना को हम ध्रुवण कहते हैं और इस प्रकाश को हम ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। यही मैंने लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि जब कोई अध्रुवित प्रकाश टूरमेलन क्रिस्टल से गुजरता है तो प्रकाश के कंपन एक निश्चित दिशा में सीमित हो जाते हैं। इस घटना को ध्रुवण कहते हैं तथा इस प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। जो ध्रुवित प्रकाश होता है उसे दिखाने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये मैंने दिखाया है, इस अगर कहीं पर बना दिखाए गए हैं तो इसका मतलब जो है जो कंपन है वो कागज़ के तल में है, ठीक है, कागज़ के तल के समांतर हैं। और कुछ लोग कभी कभी हम जो है इस तरह से डॉट बनाकर भी ध्रुवित प्रकाश को दिखाते हैं। तो अगर डॉट बनाकर ध्रुवित प्रकाश को दिखा रहे हैं तो इसका अर्थ होता है कंपन हो रहे हैं, वो कंपन जो हैं वो कागज़ के तल के लंबवत हैं, ठीक है बच्चों। इस तरह से 2 तरीके से दिखाता, मैंने ये इसलिए दिखा दिया क्योंकि ये 3 नंबर में प्रश्न आया है तो हमें कुछ तो लिखना पड़ेगा जिससे कि हमें 3 नंबर मिल जाए। फिर इसी प्रश्न में आगे कह रहा है कि जो है
परिवर्तन के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की किसी विधि का वर्णन कीजिए। तो इसके लिए हमने एक विधि दिखाई है, वैसे कई विधियां हैं, ठीक है। उसमें जो लेकिन परावर्तन से जो प्रकाश ध्रुवित उत्पन्न होता है उसकी क्या विधि है, उसके लिए क्या था कि दो वैज्ञानिक थे, मेल्स और बूस्टर, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए, दो वैज्ञानिक थे मेल्स और बूस्टर, इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए, ठीक है। तो उन्हीं प्रयोगों से इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, पहले उसे समझ लेते हैं चित्र में, फिर आगे क्या लिखा है उसे भी देख लेंगे। तो आप अगर देखें तो ये चित्र है, इसमें क्या है कि एक अध्रुवित प्रकाश एक पृष्ठ पे गिर रहा है, ठीक है। ये एक पृष्ठ है जो दो माध्यमों को अलग अलग करता है। तो जब आपको मालूम है कि जब किसी पृष्ठ पर कोई प्रकाश आपतित होता है तो कुछ प्रकाश परावर्तित हो जाता है और कुछ प्रकाश अपवर्तित हो जाता है। तो बूस्टर और मेलस ने देखा कि जो प्रकाश परावर्तित होता है वो ध्रुवित प्रकाश होता है, और इस प्रकाश का ध्रुवण होना जो है आपतन कोण पर निर्भर करता है, ठीक है बच्चों। इन दोनों वैज्ञानिकों ने प्रयोगों द्वारा देखा कि जो प्रकाश परावर्तित होता है वो परावर्तित प्रकाश ध्रुवित होता है, उसमें ध्रुवण होता है, ठीक है। और ये जो प्रकाश का ध्रुवण है, ये जो आपतन कोण है, जिस कोण पर प्रकाश आपतित हो रहा है अवलंब के साथ, इस आपतन कोण पर निर्भर करता है। तो इन्होंने क्या किया, इस आपतन कोण को बदल बदल के बार बार प्रैक्टिकल किया, तो देखा कि एक विशेष कोण पर, एक विशेष आपतन कोण पर जो परावर्तित किरण होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है, वो बिल्कुल समतल ध्रुवित हो जाती है। और ये जो कोण होता है, जिस कोण पर आपतित प्रकाश परावर्तन के पश्चात समतल ध्रुवित हो जाता है, इसे हम कहते हैं ध्रुवण कोण, ठीक है बच्चों। ये बात याद रखिएगा, और इसे आईपी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जो है हमें क्या पता चला कि अगर हम किसी भी साधारण प्रकाश या ध्रुवित प्रकाश को ध्रुवण कोण पर आपतित करते हैं तो परावर्तित प्रकाश जो होता है वो समतल ध्रुवित प्रकाश होता है, और इस तरह से हम समतल ध्रुवित प्रकाश को परावर्तन द्वारा उत्पन्न कर लेते हैं। अब यहीं पे साथ ही साथ जो प्रकाश अपवर्तित होता है, वो अपवर्तित प्रकाश भी ध्रुवित होता है, लेकिन वो आंशिक ध्रुवित होता है। तो आप इसमें चित्र में देखो तो हमने इस तरह से ये लंबवत कंपन भी दिखाए हैं, डॉट 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 डॉट, और ये समांतर कंपन भी दिखाए हैं लाइन से। तो ये लाइन वाले जो कंपन है, जो लाइन से दिखाए हैं, ये कंपन कागज के तल के समांतर होते हैं, और ये डॉट वाले जो कंपन होते हैं ये कागज के तल के लंबवत होते हैं। तो ये प्रकाश जो है आंशिक ध्रुवित प्रकाश कहलाता है, और इसमें केवल वो कंपन है जो कागज के तल के लंबवत हैं, ये जो है समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। यही मैंने थ्योरी में लिखा है, जो मैंने आपको समझाया है। तो आप जो है देखिए क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि मेलेस तथा बूस्टर नामक वैज्ञानिकों ने अनेक प्रयोगों के आधार पर स्पष्ट किया कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम पर आपतित होता है तो परावर्तित प्रकाश आंशिक रूप से ध्रुवित होता है। प्रकाश का ध्रुवण आपतन कोण पर निर्भर करता है। ये तो मैंने समझाया, ठीक है। एक विशेष आपतन कोण, ये लिखा हुआ, एक विशेष आपतन कोण पर परावर्तित प्रकाश पूर्णतया समतल ध्रुवित हो जाता है, जबकि अपवर्तित प्रकाश आंशिक ध्रुवित होता है। ये भी मैंने आपको समझाया था चित्र में। इस प्रकार प्रकाश के परावर्तन से समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। और फिर उसमें आप ये भी लिख दीजिएगा कि परावर्तन द्वारा प्राप्त समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपन कागज के तल के लंबवत होते हैं। चित्र में देखिए ये डॉट 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 जो है ये क्या होता है, ये भी समतल ध्रुवित प्रकाश होता है, लेकिन ये कंपन कागज के तल के लंबवत होते हैं, ठीक है। मतलब जो है ये जो है कंपन कागज के तल के अंदर बाहर होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रश्न हमने हल कर लिया। अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल एग्जाम में आ जाता है। ये प्रश्न है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में संतुलन की स्थिति से थीटा कोण से घुमाने में किए गए कार्य के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने जब पहला चैप्टर पढ़ा होगा, पहले चैप्टर में ये कराया जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। आइए हम इसे करके दिखाते हैं आपको कैसे ये किया जाएगा।
तो बच्चों ये जो हमारा प्रश्न है, ये प्रश्न है 5 घ। इसमें जो है हम क्या करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो हेडिंग क्या डाल देंगे, वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। यही तो हमें याद करना है, तो यही हमने हेडिंग बना दी अपनी इस तरह से। ये हेडिंग बन गई हमारी। क्या हेडिंग बन गई, वैद्युत द्विध्रुव को एक समान चुंबक वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। तो अब हेडिंग के अनुसार हम मान लेते हैं हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र दिखाने का तरीका होता है कि समांतर लाइनें खींच दो, उन पे एरो बना दो। ठीक है। अब जो है इसमें एक हमारा वैद्युत द्विध्रुव है। जब ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव संतुलन में होता है तो इधर के लिए हमारा वैद्युत क्षेत्र है। तो ये जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, जब ये संतुलन में होता है तो ये इस तरह से होता है। ठीक है। और इसमें जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है। द्विध्रुव आघूर्ण किधर होता है, -Q से +Q तक। ठीक है। तो इधर हमारा क्या आ जाता है, ये वैद्युत द्विध्रुव P आ जाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये संतुलन की स्थिति होती है। इस समय P और E के बीच का जो कोण होता है, ये θ1 बराबर हमारा जो है 0 डिग्री होता है। ठीक है। जब वैद्युत द्विध्रुव संतुलन में होता है तो E और P के बीच का जो कोण है, ये दोनों एक ही दिशा में हो जाते हैं, E और P। तो θ1 बराबर क्या हो जाता है, 0। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमा देते हैं। ठीक है। इस तरह से मान लो हमने इसे घुमा दिया, वैद्युत द्विध्रुव को, वैद्युत द्विध्रुव को हमने क्या कर दिया, घुमा दिया। ठीक है बच्चों, ये हमारा -Q है और ये हमारा +Q है। ठीक। तो इसके लिए अब आप हमने ये जो घुमाया है, ये हम मान लेते हैं हमने इसे कितना कोण घुमाया है, ये हमने इसे थीटा कोण घुमा दिया। मतलब ये पहले इस तरह से था, अब ये घूम गया कितना, तो ये यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा ये थीटा बनेगा। ठीक है बच्चों। अब आपको मालूम है कि ये धनावेश है, तो इस पर एक वैद्युत बल लगेगा जिसकी दिशा ये होगी। धनावेश पर वैद्युत बल उसी दिशा में लगता है जिस दिशा में QE, वैद्युत बल का सूत्र क्या हो जाएगा, F बराबर QE। और धनावेश पे बल उसी दिशा में लगता है जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र है। तो वैद्युत क्षेत्र इधर है तो बल भी इधर ही लगेगा। ये ऋण आवेश है तो इस पे वैद्युत बल तो उतना ही लगेगा, लेकिन दिशा इसकी विपरीत हो जाएगी, F बराबर QE। ठीक है। तो इस तरह से ये चित्र बन गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ी सी रचना कर लेते हैं। हम इनका नामकरण कर देते हैं। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। और आपको मालूम है कि वैद्युत द्विध्रुव के बीच जो आवेश होते हैं उनके बीच की जो दूरी होती है उसे हम 2L से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, 2L से। और क्यों दिखाते हैं उसका रीजन भी अभी हम बता देंगे आपको। ठीक है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव के बीच की जो दूरी है ये हमने कितनी मान ली, 2L मान ली। ठीक है। और ये कोण हमारा थीटा हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहां से एक ये जो रेखा है, इस रेखा पे एक लंब खींच लेते हैं और हम मान लेते हैं कि जो है ये बिंदु C है। ठीक है। तो इस तरह से ये इतनी हम रचना कर देते हैं, इस तरह से चित्र बना लेते हैं। अब हम पहले जो है क्या लिखते हैं, पहले हम क्या लिखते हैं, पहले हम इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव इसके साथ ब्रैकेट में लिख दिया करो, P बराबर Q इंटू 2L। इससे पता चल जाता है कि जो वैद्युत द्विध्रुव है उसमें जो आवेशों का मान है वो Q है और आवेशों के बीच की दूरी 2L है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव P बराबर Q इंटू 2L एक समान वैद्युत क्षेत्र E में स्थित है। ठीक है, इतना लिख दीजिए।
इस वैद्युत द्विध्रुव को संतुलन की स्थिति से संतुलन की स्थिति इसमें लिख देंगे थीटा बराबर 0। ठीक है, थीटा बराबर 0 संतुलन की स्थिति से थीटा कोण घुमाया जाता है। ठीक है, यदि वैद्युत द्विध्रुव को डी थीटा कोण घुमाया जाता है तो किया गया कार्य dw होगा। क्या होगा? dw। और कार्य का फार्मूला क्या हो जाएगा? टाउ डी थीटा। ठीक है, अब ये कैसे लिखा आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो कार्य हो जाता है बल गुणे विस्थापन, और जब वस्तु एक ही जगह पे घूमती है तो कार्य हो जाता है बल आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण गुणे कोण। ठीक है, तो ये टाउ बराबर डी थीटा। अब आप लोगों को मालूम है चूंकि से मान लो चूंकि टाउ का मान होता है जो बल आघूर्ण लगता है वो होता है पी ई साइन थीटा। ठीक है, तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा? टाउ की जगह पे क्या लिख देंगे? पी ई साइन थीटा, और डी थीटा ऐसे ही रहेगा। ये तो हमने डी थीटा कोण घुमाने में कार्य निकाला। अब कोण कितना घूम रहा है? 0 से थीटा, तो थीटा बराबर 0 से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य कैसे निकालेंगे? इसका हम समाकलन कर देंगे। ठीक है, इसका समाकलन कर देंगे, तो जब समाकलन करेंगे तो डी डब्ल्यू का समाकलन तो डब्ल्यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन पी ई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है बच्चों, और कोण कितना है? 0 से थीटा, तो लिमिट कितनी लग जाएगी? 0 से थीटा। अब पी ई तो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पी ई इंटीग्रेशन 0 से थीटा। ठीक है, और साइन थीटा डी थीटा। अब आप लोगों को मालूम है कि जो साइन थीटा होता है इसका इंटीग्रेशन होता है पी ई माइनस कॉस थीटा। लिमिट लग जाएगी 0 से थीटा। अब लिमिट अप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा माइनस बाहर निकाल लेते हैं, और ये पी ई और ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस, और पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा? थीटा की जगह पे थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा माइनस, फिर हम क्या करेंगे? कॉस अब की थीटा की जगह लोअर लिमिट आ जाएगी। लोअर लिमिट कितनी है? 0, तो ये यहाँ लिख देंगे कॉस 0, तो ये हो जाएगा माइनस पी ई। ठीक है, और कॉस थीटा माइनस कॉस 0 का मान होता है 1, तो ये लिख देंगे यहाँ पे 1। अब यहाँ से हम माइनस अगर कॉमन ले लें, ठीक है बच्चों, तो जब माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा ये कार्य आ जाएगा W बराबर माइनस पी ई, और हमने माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो मतलब वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य हो जाएगा पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। यही हमारा क्या आ गया? अभिष्ट व्यंजक आ गया। यही कार्य हमें वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में करना पड़ेगा। ठीक है, W बराबर P, अगर यहां तक लिख दोगे तब भी सही है। बच्चों, अगला हमारा प्रश्न है 5 घा, और ये 5 घा में जो अथवा वाला प्रश्न है ये हमें हल करना है। इसमें हम आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि ये जो 5 घा में 3 नंबर में न्यूमेरिकल दिया गया है, यही सेम न्यूमेरिकल हमें जो है 3 घा में जो है 2 नंबर में दिया गया है। इस 2 नंबर वाले न्यूमेरिकल से ये 3 नंबर वाला न्यूमेरिकल आसान है।
ठीक है, और दोनों का मेथड एक ही है, एक ही तरीके से हमें करना है। तो आइए हल करते हैं 5 घा को। तो 5 घा में जो अथवा वाला प्रश्न है, इसमें न्यूमेरिकल में कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 5 × 10⁻⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2.2 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है। इसके समतुल्य वैद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं इसे। तो ये हमारा प्रश्न है 5 घा, और 5 घा में अथवा वाला है ये, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पे अथवा। तो इसे कैसे करेंगे, तो इसमें जो है आपको मालूम है कि एक हाइड्रोजन परमाणु में नाभिक जो है धनावेशित होती है, इसके चारों तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इस तरह चारों तरफ घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन हमने बना दिया। इलेक्ट्रॉन का वेग इन्होंने बताया है हमें b, ठीक है। b बराबर बताया है b 2.2 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड, इतना वेग बताया है, ठीक है। और कह रहा कि जो है इसमें ये इससे जो तुल्य धारा है वो तुल्य धारा ज्ञात कीजिए। तो आपको मालूम है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उससे जो तुल्य धारा उत्पन्न होती है वो होती है I बराबर E/T। टी आवर्तकाल होता है, एक चक्कर लगाने में किया गया आवर्तकाल। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, इस न्यूमेरिकल में देख लेते हैं कि क्या क्या दिया है, लिखने का तरीका कैसे है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, इसमें दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन जिस वृत्त पे घूम रहा है, जिस कक्षा में घूम रहा है, उस कक्षा की त्रिज्या दे रखी है। त्रिज्या दे रखी है इन्होंने r बराबर 5 × 10⁻11 मीटर। और फिर जो है इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसका वेग दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का वेग दे रखा है b बराबर 2.2 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब कह रहा तुल्य धारा ज्ञात कीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, यदि कोई इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पर गति करता है तो इसके समतुल्य वैद्युत धारा I बराबर जो है ये होती है, I बराबर होता है Q/T, जहाँ E जो है ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। और इस E का मान जो है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम, मालूम होगा आप लोगों को। और ये T जो होता है ये होता है आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसे कहते हैं आवर्तकाल, ठीक है। आवर्तकाल वृत्तीय पथ पर जब कोई गति करता है तो आवर्तकाल का जो सूत्र होता है, आवर्तकाल T बराबर जो होता है ये होता है 2πr/b, ठीक है। ये इस सूत्र कैसे हमने निकाला, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन इस पर चक्कर लगा रहा है तो एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे हम कहते हैं आवर्तकाल। अब ये b वेग से घूम रहा है तो जब ये पूरा चक्कर लगा लेगा तो दूरी कितनी चलेगा, दूरी इस परिधि के बराबर चलेगा, और ये परिधि कितनी होगी 2πr। अब सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब एक चक्कर की अगर बात की जाए तो चाल तो b रहेगी, लेकिन जब पूरा एक चक्कर होता है तो दूरी कितनी हो जाती है 2πr, और समय कितना लगता है आवर्तकाल के बराबर एक चक्कर में, तो यहाँ समय कितना आ जाएगा t। तो यहाँ से हमारा t बराबर क्या आ जाएगा 2πr/b। तो वही मैंने जो है t का मान आपको बताया यहाँ पे, t बराबर 2πr/b। अब आपको ये जो है I धारा I का ये समीकरण मान लेते हैं एक, और इसमें t का मान रख देते हैं। तो I बराबर हमारा हो जाएगा E/2πr/b
बटे बी। अब ये बी ऊपर चला जाएगा तो आई बराबर हमारा हो जाएगा ई बी बटे 2 पाई आर। तो आई बराबर हमारा आ जाएगा ई का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19 और बी का मान हमें दे रखा है प्रश्न में 2.2 गुणे 10 की घात 6 बटे पाई 2 पाई का मान कितना होता है? पाई का मान हम यहाँ रख लेते हैं 22/7। ठीक है। आर त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें? त्रिज्या हमें दे रखी 5 गुणे 10 की घात -11। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से अब आप इसे जो है सॉल्व करिए। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ये जो बटे में 7 है इसे ऊपर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा 1.6 गुणे 2.2 गुणे 10 की घात यहाँ ये हो जाएगी -13। ठीक है। बटे में और हाँ बटे और ये जो 7 बटे में जो ऊपर जाके 7 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये हो जाएगा 2 गुणे 22 गुणे 5 गुणे 10 की घात -11। अब ऐसा करिए, ये जो 2 पॉइंट हैं ये हटा दीजिए, ये लिख दीजिए 16 गुणे 22 और जो है जब हम पॉइंट हटाते हैं, या चलिए हम आपको सही से कर देते हैं, 7 गुणे 10 की घात -13 बटे ये हो जाएगा 2 गुणे 22 गुणे 5 गुणे 10 की घात -11। अब आपने क्या किया, ऊपर से 2 पॉइंट हटाए थे तो ये हम यहाँ पे क्या करते हैं 100 लिख देते हैं। ठीक है। ये पॉइंट के बाद 6 और पॉइंट के बाद 2, तो ये दोनों पॉइंट हटाए तो नीचे हमने 100 लिख लिया। तो अब 22 से तो 22 पूरा कट गया, 2 8 16 ये भी कट गया, तो ये हो गया 8 7 56 बटे 5। ठीक है। 8 7 56 बटे 5। ठीक है। और ऊपर गुणे में है -13 और नीचे जो है ये है हमारा 5 गुणे, देखो यहाँ पे माइनस, तो ये 2 0 10 की घात -9। तो ये 56 बटे इसे जो है आप काटिए, तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर? 1.2 गुणे 10 की घात, ये कितनी बचे 9, ये केवल 9 बचेगी यहाँ पे। तो 9 ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, तो ये बचेगी माइनस की 4। इसे चाहे तो मिली एम्पियर में कन्वर्ट करके लिख दीजिए, 1.12 मिली एम्पियर हो जाएगा। ये जो है पॉइंट 1 नंबर लगाएंगे तो यहाँ +1 करना पड़ेगा, आगे बढ़ाते हैं ना पॉइंट को तो +1 कर, तो ये इसी को जो है आप लिख सकते हो 1.12 मिली एम्पियर। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं, आप यहीं पे छोड़ देंगे तब भी सही है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं पे छोड़ देंगे तब भी सही है, ये मिली एम्पियर में बताना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है बच्चों। अब अगला प्रश्न हमारा है ला। ठीक है। ला में क्या रखा कि किरचॉफ का धारा एवं वोल्टेज संबंधी नियम लिखिए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और सभी टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। तो बच्चों इसे कैसे करेंगे, देखिए मैंने पहले से लिख रखा है। ये हमारा प्रश्न जो है 5 ला है। इसके जब हल करेंगे तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे किरचॉफ के नियम। ठीक है। किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे, पहला नियम, ठीक है, या फिर आप ये भी हेडिंग डाल सकते हो संधि का नियम अथवा धारा का नियम। ये पूरा सारा आप लिखने की जरूरत नहीं है। इस प्रश्न के अनुसार आप केवल धारा का नियम हेडिंग डाल दोगे तब भी काम चल जाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या कहा है कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर, संधि क्या होता है? संधि वो पॉइंट होता है जिसपे बहुत सारे चीज़ें मिलती हैं। ठीक है। जहाँ पे बहुत सारे तार मिलेंगे तो उसे भी संधि कहते हैं। ठीक है। किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। जैसे ये कोई एक बिंदु है, इस पे बहुत सारे तार आके मिल रहे हैं, ये I1, ये I2, ये I3, ये I4, ये I5, तो ये हमारा कहलाएगा संधि। ठीक है। इस संधि पे जितनी भी धाराएं हैं उन सबका बीजगणितीय योग क्या होता है? 0। ये हमने लिखा है, समेशन I बराबर 0। अब यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक व संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक होती हैं। तो अगर चित्र देखोगे तो I1 I2 संधि की ओर आ रही हैं, यही तो संधि है। ठीक है। इस संधि की ओर आ रही हैं,
तो ये धनात्मक हो जाएंगी, I3 I4 I5 जो है ऋणात्मक हो जाएंगी। तो भाई मैंने किया है I1 और I2 प्लस में लिया है और I3 I4 I5 जो है माइनस में लिया है। ये माइनस वाले नंबर उधर जाके प्लस हो जाएंगे, तो ये I1 प्लस I2 बराबर हमारा हो जाएगा I3 प्लस I4 प्लस I5। ठीक है, और ये जो है आवेश संरक्षण के सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, इसको आप जरूर याद रखिएगा कि धारा का नियम, ठीक है, या किरचॉफ का पहला नियम या संधि का नियम आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि किरचॉफ का पहला नियम किसको व्यक्त करता है, तो आप लिखोगे आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है। ठीक है बच्चों, अब इसमें दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम में आप हेडिंग क्या डालोगे, देख लो। दूसरे नियम में आप लोग हेडिंग क्या डालोगे? ठीक है, मैं सारी हेडिंग जितना बन सकती है सब लिखा। दूसरा नियम भी लिख सकते हो, अथवा वोल्टेज संबंधी नियम लिख सकते हो, अथवा पास का नियम भी लिख सकते हो। तो आपकी इस प्रश्न में उन्होंने वोल्टेज संबंधी नियम पूछा है, तो आप वोल्टेज संबंधी नियम हेडिंग डालेंगे। ठीक है, वरना ये दूसरा नियम भी कहलाता है और पास का नियम भी कहलाता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो है आपको चित्र से समझना पड़ेगा। ये मैंने चित्र बनाया है। ठीक है, इस नियम में कहता है कि कोई भी एक बंद पथ है, ठीक है, और उस बंद पथ को हम कहते हैं पास, और इंग्लिश में बोलते हैं मेस। ठीक है, तो कोई एक बंद पथ है, जैसे हमारा यहाँ पे बंद पथ है बंद पास है ABCFA। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि जो भी बंद पास होता है उसके प्रत्येक खंड, जैसे इसमें दो खंड हैं या दो प्रतिरोध हैं R1 और R2। ठीक है, तो प्रत्येक खंड में बहने वाली धारा, तो इसमें मान लो धारा कितनी है I1 और इसमें कितनी है I2। तो प्रत्येक खंड में बहने वाली धारा और उस खंड के प्रतिरोध के गुणनफल का, जैसे इसमें धारा कितनी है I1 और प्रतिरोध कितना है R1, इसमें कितनी धारा है I2 और प्रतिरोध कितना है R2। तो I1 गुणे R1 और I2 गुणे R2, इसका बीजगणितीय योग, ठीक है, इन धाराओं किसी बंद पास में जितने भी खंड होते हैं उन खंडों में बहने वाली धारा और उनके संगत प्रतिरोधों का योग इस खंड में लगे जितने भी विद्युत वाहक बल हैं, मतलब जितने भी सेल हैं, उनका विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब I1 R1 और I2 R2 के गुणनफल का योग जो है वो E1 और E2 के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो यही मैंने यहाँ लिखा है, आप लोग देख लीजिए क्या लिखा है मैंने। क्या लिखा है मैंने कि किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास, इस बंद पास को हम इंग्लिश में क्लोज्ड मेश भी कहते हैं, कि विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं और संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में बहने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कि समेशन IR मतलब धारा और प्रतिरोध का गुणनफल का योग बराबर समेशन E मतलब विद्युत वाहक बलों के का बीजगणितीय योग। ठीक है, ये चित्र बनाने बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस प्रश्न में कहा गया है कि चित्र बना के जो है समझाना है। ठीक है, किरचॉफ का धारा एवं वोल्टेज संबंधी नियम, तो चित्र जो है बना के समझाएंगे तो अच्छा रहेगा। अब इसमें देखिए दो बंद पास हैं, एक बंद पास A है 1 और एक है ये 2। ठीक है, इस बंद पास को हम कहते जो है देखते हैं तो ABCFA है, तो ABCFA ये मैंने बंद पास ले लिया। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें धारा कितनी आ रही है I1 R1। अब इसमें देखो एक चीज़ और की जाती है, क्या किया जाता है कि हम अपने पास से धारा की दिशा मान लेते हैं। जैसे हमने ये धारा की दिशा मानी कि धारा ऐसे घूम रही है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत सुइयों की दिशा में, घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में। ठीक है, तो इसमें धारा कितनी आ रही है I1 और प्रतिरोध है R1, तो हमने लिख दिया I1 और R1 प्लस। अब जो है इसमें देखते हैं तो हमने जो धारा मान रखी थी वो तो इधर के लिए मान रखी थी, क्योंकि ये चित्र में एरो बना हुआ है, ये तो कह रहा धारा इधर जा रही है, लेकिन धारा चित्र में दिख रही है कि इधर जा रही है, तो उल्टी हो गई। जो उल्टी हो गई तो हम I2 का मान ऋणात्मक लेंगे। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे माइनस I2 कर दिया और इनटू प्रतिरोध कितना R2 बराबर। ठीक है, क्या हो गया, अब इसमें दो सेल लगे हैं E1 और E2, तो E1 में धारा किधर जा रही है इधर, और हमने भी धारा किधर दिखा रखी इधर, हमने भी धारा इधर ही दिखा रखी, जा भी इधर रही है, तो E1 का मान प्लस में हो जाएगा।
लेकिन इसमें धारा किधर जा रही है, चित्र के अनुसार इधर जा रही है, और हमने किधर मान रखी है, इधर उल्टी दिशा में। ठीक है, तो हमने उल्टी दिशा में मान रखी है, तो हम यहाँ पे E2 का मान क्या रखेंगे, ऋणात्मक। तो हमने E2 का मान क्या कर दिया, ऋणात्मक। ठीक है, तो I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर E1 माइनस E2, ये हो जाएगा हमारा। ये इस बंद पास बंद की बात हो गई। अब ऐसे ही ये जो हमारा दूसरा बंद पास है, इसमें देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे, तो इसमें देखो एक तो प्रतिरोध आया R2, और इसमें भी हमने धारा एंटी क्लॉकवाइज मान रखी है, मतलब धारा इस R2 में इधर जा रही है, और हमने भी यही मान लिया कि धारा इधर से घूम के इधर से घूम के इधर जा रही है, तो R2 I2 भी गुणा हो जाएगी, तो I2 R2 लिख दिया, प्लस हमारा ये जो है R3 है, इसमें धारा किधर जा रही है, इधर जा रही है, और हमने भी किधर मानी है, हमारा एरो भी इधर ही बता रहा है कि ये धारा ऐसे जा रही है, तो यहाँ पे I1 और I2 भी प्लस में रहेगा, तो हमने प्लस I1 I2 कर दिया और R3 से मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर इसमें एक ही सेल लगा था, तो इसमें सेल की में जो धारा की दिशा है वो किधर के लिए है, इधर ही तो जा रही है चित्र के अनुसार, और हमने जो मान रखी है हमारे अनुसार भी इधर ही जा रही है, ऐसे घूम के ऐसे घूम के ऐसे घूम के धारा इधर ही जाएगी, सी से एफ की तरफ, और चित्र में भी सी से एफ की तरफ है, तो यानी कि E2 का मान हमारा धनात्मक होगा, तो हमने इस तरह से धनात्मक ले लिया। तो मैंने पूरी कोशिश की कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब जो है इसी में एक नोट में आपको पॉइंट याद रखना, जैसे पहले याद रखना, ये बहुत पूछा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किरचॉफ का वोल्टेज संबंधी नियम, या किरचॉफ का दूसरा नियम, या किरचॉफ का पास नियम, ठीक है, ऊर्जा के संरक्षण को व्यक्त करता है। ठीक है, बहुत पूछा जाता है कि किरचॉफ का वोल्टेज संबंधी नियम किसको व्यक्त करता है, तो आप क्या लिखोगे, ऊर्जा के संरक्षण को व्यक्त करता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है मैंने आपका जो है 5 ला वाला प्रश्न भी हल कर दिया है, 5 ला वाला प्रश्न हल कर दिया है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और आपको लग रहा हो कि हाँ सर मेहनत कर रहे हैं, तो जो है आप वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य किया करिए। अगर चाहो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, उनका भी भला हो जाए। प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है कि पीएन संधि डायोड दृष्टिकारी के रूप में, अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, सरल परिपथ बनाकर इसकी क्रियाविधि समझाइए। तो पीएन डायोड को अर्ध तरंग दृष्टिकारी की भांति कैसे प्रयोग करेंगे, तो देखिए मैंने क्या लिखा है कि यदि किसी संधि डायोड के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाएं तो डायोड में धारा वोल्टेज के केवल अर्ध चक्र के दौरान ही प्रवाहित होगी, संपूर्ण चक्र के दौरान नहीं। इस प्रकार एक अकेला संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी का कार्य करता है। ठीक है बच्चों, और इससे पहले मैं तुम्हें बता चुका हूं कि दृष्टिकारी क्या होता है। दृष्टिकारी एक ऐसा यंत्र है जो एसी को डीसी में बदल देता है। अब इसके लिए जो आप परिपथ प्रयोग करेंगे वो परिपथ का चित्र आपको दिखाया गया है। इसमें एक डायोड होता है डी, जिसका पी सिरा जो है ट्रांसफार्मर के S1 सिरे से जोड़ दिया जाता है, और एन सिरे को एक लोड रेजिस्टेंस के द्वारा हम S2 से जोड़ देते हैं। ये S1 और S2 ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली के सिरे होते हैं, और जो हमारा इनपुट सिग्नल होता है जिसका हमें दृष्टिकरण करना होता है, उसे हम ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच जोड़ देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज मतलब अल्टरनेट इनपुट वोल्टेज, उसको हम प्राथमिक कुंडली में जोड़ देते हैं। डायोड को द्वितीय कुंडली के S1 सिरे से जोड़ देते हैं, और S2 सिरे को हम लोड रेजिस्टेंस के साथ डायोड के एन टाइप रीजन से जोड़ देते हैं। तो ये परिपथ आप इस तरह से अवश्य बनाएंगे, बिना इसके बनाए आपका काम नहीं चलेगा। अब इसकी जो ये चित्र मैंने बनाया है उसी की हमें थ्योरी लिखनी पड़ेगी कि मैंने इसमें क्या क्या किया है। तो आप देखिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी परिपथ चित्र ए, ये चित्र ए है, इस चित्र ए में दर्शाया गया है। प्रत्यावर्ती इनपुट वोल्टेज को उच्चाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच लगाया जाता है। ये देखिए, ये प्राथमिक कुंडली है, इसमें हम क्या कर देते हैं, हम जो है इनपुट वोल्टेज को लगा देते हैं। ठीक है, जिसकी द्वितीय कुंडली S1 S2 है, और इस ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली कौन सी है, S1 और
S2 है, ये इसके सिरे हैं। द्वितीय कुंडली का S1 सिरा डायोड डी के पी टाइप रीजन से, ये S1 सिरा किससे जुड़ा है, पी टाइप रीजन से जुड़ा होता है, तथा दूसरा सिरा S2 एक लोड रेजिस्टेंस RL के द्वारा डायोड के N सिरे से जोड़ा गया है। तो ये जो हमारा N डायोड का जो N टाइप रीजन है, ये लोड द्वारा एक S2 से जोड़ा गया है। ठीक है, ये तो जो मैंने बोला था वही लिखा है। दूसरा सिरा S2 एक लोड प्रतिरोध RL के द्वारा N टाइप रीजन से जोड़ा गया है। ठीक है, अब इसमें देखिए आगे क्या लिखा है, दिष्ट निर्गत वोल्टेज मतलब DC आउटपुट वोल्टेज लोड रेजिस्टेंस RL के सिरों के बीच प्राप्त किया जाता है। ये जो हमारा इसमें चित्र में आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे ये जो सिरे हैं, यहाँ पे हमें आउटपुट प्राप्त होता है, यही यहाँ लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि दिष्ट निर्गत वोल्टेज मतलब डायरेक्ट आउटपुट वोल्टेज लोड RL के सिरों के बीच प्राप्त किया जाता है। तो ये मैंने इसकी आपकी क्या लिख दी, इसकी जो है रचना कर दी, जो परिपथ है परिपथ का विवरण लिख दिया है। अब हम जो है इसकी क्रिया विधि लिखेंगे। क्रिया विधि में क्या लिखते हैं, पहले इसे ये चित्र जो बना है इसे समझ लेते हैं। होता क्या है कि जो हमारा इनपुट वोल्टेज है वो AC है, ठीक, प्रत्यावर्ती वोल्टेज है। तो ये पहले साइकिल अब आधे साइकिल में ऊपर के लिए बढ़ता है, फिर आधी साइकिल में नीचे के लिए बढ़ता है, फिर आधी साइकिल में ऊपर बढ़ता है, फिर आधी साइकिल में नीचे बढ़ता है। यही प्रोसेस लगातार इसमें चलता रहता है। अब होता क्या है, पहले हम आपको देखो चित्र से समझा दें, पीछे जो हमने चित्र बनाया था। अब इसकी जब इसकी क्रिया विधि समझते हैं तो क्रिया विधि में क्या होता है कि जो हमने इनपुट वोल्टेज दिया था इसे, ठीक है, इनपुट वोल्टेज जो था वो हमारा इस तरह से था, इस तरह से। ठीक है, तो पहली हाफ साइकिल जो होती है, इस हाफ साइकिल में जो S1 है ये प्लस हो जाता है और S2 निगेटिव हो जाता है। तो S1 प्लस है जो P से जुड़ गया और S2 निगेटिव है ये N से जुड़ गया, इसलिए ये हमारा डायोड जो है वो फॉरवर्ड वाइज हो जाता है और इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। धारा की दिशा हमने तीर से दिखाई है कि ये S1 से धारा RL में, RL से S2 में इस तरह से प्रवाहित होती है। ठीक है, तो पहली हाफ साइकिल में ये डायोड फॉरवर्ड वाइज हो जाता है तो हमें आउटपुट प्राप्त हो जाता है इस तरह से। इस पहली साइकिल में हमें जो है आउटपुट इस तरह से प्राप्त हो जाता है। अब अगली हाफ साइकिल जो है वो उल्टी चल रही है, तो S1 हमारा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तो S1 ऋणात्मक हो जाएगा और S2 धनात्मक हो जाएगा। तो P निगेटिव से जुड़ जाएगा, P निगेटिव से जुड़ जाएगा और N जो है वो पॉजिटिव से जुड़ जाएगा। तो ये हमारा डायोड D जो है अब रिवर्स वाइज हो जाएगा। मतलब ये जो इस आधे चक्र में जो धारा प्रवाहित हो रही है, इस दौरान इस डायोड से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो हमें आउटपुट वोल्टेज भी नहीं मिलेगा। इस तरह से ये स्थान हमारा क्या रहता है, खाली रहता है। फिर हम क्या करते हैं, अगला फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है तो S1 फिर प्लस हो जाता है। तो S1 प्लस हो जाता है तो यह P हमारा प्लस से जुड़ जाता है और N जो है वो माइनस से जुड़ जाता है। तो ये डायोड D फिर से फॉरवर्ड वाइज हो जाता है। डायोड D फॉरवर्ड वाइज होता है तो फिर से हमें इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है और लोड रेजिस्टेंस RL के क्रॉस वोल्टेज प्राप्त हो जाता है इस तरह से यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह से अगले निगेटिव हाफ साइकिल में फिर धारा प्रवाहित नहीं होगी, अगली निगेटिव हाफ साइकिल में धारा फिर प्रवाहित नहीं होगी। फिर अगली जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो फिर से धारा प्रवाहित हो जाएगी। यही प्रोसेस लगातार चलता रहता है और आप देखते हो कि एक पूर्ण तरंग जो इनपुट वोल्टेज है उस इनपुट वोल्टेज की आधी चक्र में हमें धारा प्राप्त होती है और आधे चक्र में धारा प्राप्त नहीं होती है। तो इस प्रकार जो है ये PN डायोड जो है इस AC करंट का डिस्टीकरण कर देता, मतलब रेक्टिफाई कर देता है, इस AC को DC में बदल देता है। अब इसमें जो भी प्रॉपर्टीज AC की रह जाती हैं उसे हम स्मूथिंग फिल्टर से अलग कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार AC जो है वो DC में बदल जाता है, यानी कि PN डायोड जो है हमारा दृष्टिकारी की भांति करता है। ये जो हमने तुम्हें समझाया यही आप थ्योरी में लिख देंगे। तो बच्चों हमने जो आपको समझाया था वही देखो, तो यहाँ थ्योरी में लिखा हुआ है, उससे इतर एक भी शब्द नहीं लिखा हुआ है। इसमें हमने क्या लिखा है कि प्रत्यावर्ती इनपुट वोल्टेज के पहले अर्धचक्र के दौरान द्वितीय कुंडली का
S1 सिरा धनात्मक तथा S2 ऋणात्मक होता है। हमने बताया था कि पहले हाफ साइकिल में S1 धनात्मक और S2 ऋणात्मक है। ठीक है, संधि डायोड फॉरवर्ड वाइज है, तो हमारा डायोड D क्या हो जाता है, फॉरवर्ड वाइज हो जाता है। अतः धारा प्रवाहित होती है तथा लोड RL में धारा तीर द्वारा प्रदर्शित दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है, इनपुट वोल्टेज के दूसरे अर्ध चक्र के दौरान S1 सिरा ऋणात्मक होता है तथा S2 धनात्मक होता है। अब संधि डायोड रिवर्स वाइज हो जाता है, जो हमारा डायोड है वो क्या हो जाता है, अगली साइकिल में रिवर्स वाइज हो जाता है तथा धारा प्रवाहित नहीं होता है। अतः लोड RL में कोई धारा नहीं प्रवाहित होती है। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। स्पष्ट है कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी में निर्गत वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज एक दिशा में पल्स के रूप में होता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे ये पल्स के रूप में जो है धारा प्रवाहित हो रही। बच्चों आप लोगों को जहाँ पे लिखना हो आप वीडियो को पॉज कर लें, जैसे ये चित्र बनाना है तो यहीं पे वीडियो पॉज कर लें, ये चित्र बना लें, फिर ये जो लिखा है इसे लिखने के लिए वीडियो पॉज कर लें और चित्र बना लें। इस तरह से आप पूरा लिख लेंगे, बहुत आसान भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, तो स्पष्ट है कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी में निर्गत वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज एक दिशा में पल्स के रूप में होता है। ये पल्स के रूप में है। ठीक है, पहले करंट फ्लो हुआ, फिर रुका, फिर फ्लो हुआ, फिर रुका, फिर फ्लो होगा, फिर रुकेगा, फिर, तो ये पल्स बन जाती हैं। ठीक है, और फिर इसमें देखिए मैंने लिखा भी है कि चित्र बी, ये वाला जो चित्र है ये है चित्र बी, ये जो चित्र है ये है चित्र बी। चित्र बी के में वोल्टेज का तरंग रूप दर्शाया गया है। चूंकि आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज तरंग के केवल अर्ध भाग में होता है, अतः इस प्रक्रिया को अर्ध तरंग दृष्टिकारी कहते हैं। तो इस तरह से आप जो है इसे लिख दीजिएगा। चित्र बी में, ये में लिखा है बच्चों। ठीक है, में ये काट दो बोल। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 6 हल हो गया है। बच्चों अगला प्रश्न 6 में अथवा वाला है। ठीक है, हम ये प्रश्न 6 हल कर चुके थे, इसमें एक प्रश्न और दे रखा है अथवा में। ठीक है, बहुत 5 नंबर का जो है ऐसा क्वेश्चन आया है कि बहुत ही आसान है और जो है नंबर भी आपको 5 दे जाएगा और गलती भी नहीं होगी, नंबर 1 भी आपका कटेगा भी नहीं। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक अल्फा कण बी बोल्ट के विभवांतर से त्वरित होकर एक नाभिक परमाणु क्रमांक बराबर Z से टकराता है। यदि कण की नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी r है तो सिद्ध कीजिए कि r बराबर 14.4 Z/b एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि एक नाभिक है। ठीक है, उस नाभिक से एक अल्फा कण टकराता है आके। क्या टकराता है? अल्फा कण। तो बच्चों अगर इस नाभिक से ये नाभिक पे आवेश होता धनात्मक, अल्फा कण पे भी आवेश होता है धनात्मक, तो अगर ये नाभिक अल्फा कण नाभिक के पास जाएगा तो ये नाभिक इससे क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, मतलब इसे रोक देगा। और आप जानते हो कि जब कोई पार्टिकल जब गति कर रहा होता है, गति की अवस्था में होता है और उसे रोका जाता है तो उसकी जितनी भी गतिज ऊर्जा है वो सारी की सारी स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है बच्चों, इस बात को याद रखिएगा। जब कोई पार्टिकल जो है गतिशील होता है और आप उसे रोक देते हो तो उसमें जितनी भी गतिज ऊर्जा होती है वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाती है? स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे वही लिखा है कि जो है यदि अल्फा कण से नाभिक के निकटतम बिंदु की दूरी r है तो इस स्थिति में अल्फा कण की स्थितिज ऊर्जा अल्फा कण की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी। मतलब स्थितिज ऊर्जा U बराबर K। ये हमने मान लिया समीकरण 1। ठीक है, यहाँ अल्फा कण का आवेश कितना होता है? 2e मालूम होना चाहिए आपको। नाभिक का आवेश क्या होता है? प्लस ZE। तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 बटे R। ठीक है, तो यहाँ पे जो दूरी तो R बताई है। अब यहाँ पे Q1 क्या होगा, Q1 होगा अल्फा कण, तो अल्फा कण पे आवेश कितना है, +2e। और Q2 क्या होगा, Q2 होगा नाभिक का आवेश, नाभिक का आवेश कितना है, +ze। तो हम यहाँ Q1 और Q2 की जगह पे लिख देंगे 2e और ze। तो मैंने वही किया है, स्थितिज ऊर्जा निकाला 1/4πε0 ze इंटू 2e। ये ई स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 2ze² बटे R। तो ये हमने जब अल्फा कण को इसने रोक लिया नाभिक ने, तो इसके पास कितनी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, 1/4πε0 2ze² बटे R। अब हम क्या करते हैं कि अब हम जो है गतिज ऊर्जा ज्ञात करते हैं। गतिज ऊर्जा कैसे ज्ञात करेंगे, गतिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए आपको मालूम है कि जो अगर कोई भी आवेशित कण b वोल्ट से त्वरित है तो उसकी गतिज ऊर्जा होती है q इंटू बी। तो मैंने वही सूत्र लगाया, गतिज ऊर्जा k बराबर क्यू बी, और q का मान हम तुम्हें पहले ही बता चुके हैं। q क्या है, यहाँ लिख लो एक चीज, यहाँ पे अल्फा कण की गतिज ऊर्जा। तो अल्फा कण की गतिज ऊर्जा k बराबर हो जाएगी क्यू ई, और q क्या है, अल्फा कण पे आवेश, और अल्फा कण पे आवेश हम तुम्हें पहले ही बता चुके कितना है, 2e। तो हमने यहाँ q की जगह रख दिया 2e, और वोल्टेज तो हमें प्रश्न में ही बता रखा कि v है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो स्थितिज ऊर्जा है u, ठीक है, और ये जो गतिज ऊर्जा है k, इन दोनों का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम वन u का मान कितना है, 1/4πε0 2ze² बटे R बराबर k का मान कितना, 2e_b, तो 2e_b। अब आपको मालूम है 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ 9। तो हम 1/4πε0 की जगह क्या लिख देंगे, 9 × 10⁹ 9 2ze² बटे R बराबर 2e_b। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको इसके बटे में भेज देते हैं, तो 2ze² बटे R इंटू 2e_b बटे 9 × 10⁹ 9। अब तिरछी गुणा कर देते हैं, तो ये R की गुणा इससे हो जाएगी, तो R × 2e_b बराबर इसकी गुणा इससे हो जाएगी, तो 9 × 10⁹ 9 × 2ze²। ठीक है, तो R बराबर हो जाएगा 9 × 10⁹ 9 × 2ze², और ये 2e_b जो है ये बटे में नीचे आ जाएगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो अब यहाँ बचेगा 9 × 10⁹ 9 ze। अच्छा, e से e कट गया, तो यहाँ e² का केवल क्या बचेगा, e। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इसमें e का मान रखते हैं, तो R बराबर हो गया 9 × 10⁹ 9 ऐसे ही रहेगा, z भी ऐसे ही रहेगा। e होता मूल आवेश, e का मान हमें मालूम है 1.6 × 10⁻19 और बटे b ऐसे ही रहेगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 16 इसकी मल्टीप्लाई कराने में 144, तो 144 और पॉइंट लगा लिया, तो ये 14.4 हो गया, और ये 10⁻19 से +9 कम हुआ तो -10 हो गया। तो ये जो आंसर आया ये तुम्हारा मीटर में आ गया, लेकिन आपको सिद्ध करने के लिए एंगस्ट्राम में कह रहा है, तो एंगस्ट्राम में सिद्ध करने के लिए 10⁻10 से भाग कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो R बराबर हो जाएगा हमारा 14.4 Z बटे B एंगस्ट्राम। तो ये हमारा जो है सिद्ध हो गया, जो हमसे प्रश्न में कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि R का मान कितना होगा, R बराबर 14.4 Z बटे B एंगस्ट्राम। तो आप लोग देखिए कितना आसान सा प्रश्न है, और कितने नंबर में आया, 5 नंबर में आया है। ये आप लोग बहुत, ये जो बच्चे जिन्होंने ये सेट दिया होगा वो बहुत भाग्यशाली होंगे कि इतना इतना आसान प्रश्न जो है वो 5 नंबर में आया है। और इसमें आपका एक डेरिवेशन टाइप है पूरा, कहीं थ्योरी नहीं है, कहीं कुछ याद नहीं करना है, बस डेरिवेशन टाइप से करते चले आना है। नंबर भी पूरे मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर आपने इसी तरह से एग्जाम में लिख दिया। ठीक है बच्चों, अगर इसी तरह से आपने एग्जाम में लिख दिया तो एक भी नंबर नहीं कटेगा, और समय भी आपका बचेगा, और आपको नंबर भी पूरे मिलेंगे।